नमस्कार। बीए पार्ट सेकंड के लोक प्रशासन के सभी विद्यार्थियों को इसी महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। इससे पूर्व हमने सरकार के भाग के रूप में व्यवस्थापिका के कार्य एवं भूमिका के बारे में अध्ययन किया था। आज हम व्यवस्थापिका की शक्तियों के पतन के बारे में अध्ययन करेंगे। लॉर्ड ब्राइस ने आधी शताब्दी पहले लिखी अपनी पुस्तक मॉडर्न डेमोक्रेसीज में एक अध्याय का शीर्षक व्यवस्थापिकाओं का पतन, डिक्लाइन ऑफ द लेजिस्लेचर्स रखकर यह संकेत दिया कि 20वीं शताब्दी में व्यवस्थापिकाओं ने अपने गौरवपूर्ण अतीत से नीचे गिर गई है। लॉर्ड ब्राइस ने इसी पुस्तक के दूसरे अध्याय में व्यवस्थापिकाओं का रोग विज्ञान, पैथोलॉजी ऑफ लेजिस्लेचर्स में उन कारणों की खोज का प्रयास किया है जिससे पीड़ित होकर व्यवस्थापिकाओं के पतन की ओर जा रही है। एक अन्य विचारक केसी व्हीयर ने अपनी पुस्तक लेजिस्लेचर में भी एक अध्याय व्यवस्थापिकाओं का पतन जोड़ा है। व्हीयर ने इस अध्याय में व्यवस्थापिकाओं के पतन से संबंधित अनेक पहलुओं का विश्लेषण किया और उन्होंने जो विश्लेषण करने के बाद जो प्रश्न उठाए हैं वो इस प्रकार है। क्या व्यवस्थापिकाओं की शक्तियों का पतन हुआ है? क्या इनकी कार्य क्षमता में कमी आई है? क्या वे अपने प्रति जन सम्मान खो दिया है? क्या व्यवस्थापिकाओं में जनता की रुचि कम हुई है? क्या विधायकों के व्यवहार के स्तर में गिरावट हुई है? क्या व्यवस्थापिकाओं के शिष्टाचार में कमी आई है? क्या व्यवस्थापिकाओं का महत्व अन्य राजनीतिक व सामाजिक संस्थाओं, विशेषकर कार्यपालिका व राजनीतिक दलों या संगठित हित समूह की तुलना में कम हुआ है? ये सभी क्वेश्चन व्हीयर ने अपने विश्लेषण के माध्यम से अपनी पुस्तक में उठाए हैं और व्हीयर साहब के मत से अधिकांश व्यक्ति सहमत हैं कि व्यवस्थापिकाओं ने अपनी शक्तियाँ, कार्यकुशलता व सम्मान को बनाए रखा हो या उसमें वृद्धि कर ली हो, किंतु फिर भी उनका अन्य संस्थाओं से सापेक्ष रूप से उक्त सभी पहलुओं में पतन हुआ है, क्योंकि अन्य संस्थाओं ने अपनी शक्तियाँ बढ़ाकर अपना स्तर सुधार लिया है। तो ये व्हीयर साहब ने ये बात कही है। अब देखेंगे कि व्यवस्थापिकाओं के प्रभावहीन होने के कौन कौन से कारण हैं। व्यवस्थापिकाओं के महत्व में कमी और शक्तियों में जो प्रभाव के लिए सामान्य अनेक कारण उत्तरदायी हो सकते हैं। संक्षेप में इन कारणों का विवरण इस प्रकार है। पहला जो है वह कार्य की अधिकता व समय की कमी से कार्यपालिका पर उत्तरोत्तर बढ़ती निर्भरता। देखिए किस प्रकार से व्यवस्थापिका के पास समय की कमी होती है और वो कार्यपालिका पर निर्भर ज़्यादा होती जा रही है। 20वीं तथा 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में नागरिकों की सरकार से अपेक्षा बहुत अधिक बढ़ गई। इन अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए सरकार जो पहले की तुलना में अत्यधिक कार्यों का निष्पादन करना पड़ता है। नागरिकों के इन बढ़ती हुई अपेक्षाओं और विकास हेतु नियोजित अर्थव्यवस्था का मार्ग स्वीकार करने और वित्तीय क्षेत्र में व्यवस्थापिकाओं का एकाधिकार होने से व्यवस्थापिका के कार्यभार में अभूतपूर्व वृद्धि हो गई। किंतु दूसरी ओर व्यवस्थापिकाओं के अधिवेशनों के दिनों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। यही नहीं कि अब तो व्यवस्थापिकाओं के अधिवेशनों में सदस्यों की रचनात्मक विधायन में भाग लेने की प्रवृत्ति का इतना पतन हो गया है कि अनेक अवसरों पर पीठासीन अधिकारी सदन में कोरम की पूर्ति के लिए घंटी बजाने को बाध्य हो जाते हैं और तभी कोरम पूरा न होने के कारण सदन स्थगित करना पड़ता है। इन स्थितियों का परिणाम ये हुआ कि व्यवस्थापिका उत्तरोत्तर कार्यपालिका पर निर्भर होती जा रही है। इस स्थिति ने जहां व्यवस्थापिका के महत्व को कम किया, वहीं कार्यपालिका के महत्व को बढ़ाया है।
दूसरा जो कारण है व्यवस्थापिका के पतन का, वह है सरकारी कार्यों की बढ़ती जटिलता, विशेषीकरण और तकनीकी प्रवृत्ति। आधुनिक युग में विज्ञान और तकनीकी के विकास के कारण प्रशासनिक समस्याओं की प्रकृति अत्यधिक जटिल हो गई है। शासन की नीतियों का संबंध मनुष्य के जीवन के एक पहलू से न होकर सभी पहलू से जुड़ गया है। आज व्यवस्थापिकाओं द्वारा विज्ञान और तकनीकी की प्रगति से प्रभावित अनेक जटिल और तकनीकी मामलों पर व्यवस्थापन किए जाने की अपेक्षा की जाती है। व्यवस्थापिका के सदन तकनीकी रूप से इतने अयोग्य और सक्षम नहीं होते कि वे जटिल और तकनीकी मामलों से संबंधित विधान में अपना योगदान दे सके। परिणाम ये होता है कि व्यवस्थापिका ऐसे मामलों में कानून बनाने के लिए प्रारंभिक जिम्मेदारी या तो मंत्रियों पर छोड़ देना चाहती है या मंत्रियों की अध्यक्षता में विशेष अधिकारियों की कोई विशेष समिति देना चाहती है। ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक है कि व्यवस्थापिका की विधि निर्माण की शक्ति का क्षेत्र सीमित हो जाए और कार्यपालिका तथा नौकरशाही की शक्तियों में वृद्धि हो जाए। ठीक है। तीसरा जो है प्रत्यायोजित विधान की व्यवस्था। केसी वियर का यह कहना कि एक क्षेत्र में कार्यपालिका ने कार्य का एक बहुत बड़ा भाग अपने हाथ में ले लिया है और यह क्षेत्र है कानून या नियम बनाने का। प्रदत्त विधान व्यवस्था की इस शक्ति के अंतर्गत व्यवस्थापिका अपने कानून बनाने के मूल दायित्व को कार्यपालिका पर छोड़ती जा रही है। कहने का अर्थ यह है कि प्रत्यायोजित विधान ये होता है कि व्यवस्थापिका अपने जो कार्य है नीति निर्माण का, वो कार्य कार्यपालिका को कुछ आउटलाइन के साथ छोड़ देती है और वो सारा नीति निर्माण का जो कार्य है वो भी कार्यपालिका करती है। तो इससे कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि होती है और व्यवस्थापिका की शक्तियों में कमी होती है। तीसरा है दलीय अनुशासन। चौथा है दलीय अनुशासन। दलीय अनुशासन व्यवस्थापिका की शक्तियों को कार्यपालिका ने राजनीतिक दलों के माध्यम से छीन लिया है। संसदीय प्रजातंत्र में एक ही दल व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में प्रभुत्व की स्थिति में होता है। जिस दल का व्यवस्थापिका में बहुमत, उसी दल की कार्यपालिका होती है। भारत जैसे देश में तो यदा कदा प्रधानमंत्री न केवल सरकार के वास्तविक अध्यक्ष होते बल्कि कभी कभी वे उसी राजनीतिक दल के औपचारिक अध्यक्ष भी होते हैं जिसका व्यवस्थापिका में बहुमत है। तो इस दलीय अनुशासन के कारण भी जो व्यवस्थापिका है वो कार्यपालिका के हाथों में कठपुतली बन गई है। ये एक दलीय अनुशासन के रूप में कार्यपालिका के बढ़ते हुए कार्य और व्यवस्थापिका के पतन के कारण है। पांचवा जो कारण है कार्यपालिका द्वारा निम्न सदन को भंग करने का विशेष अधिकार। सभी संसदीय शासन व्यवस्था वाले देशों में कार्यपालिका का यह अधिकार होता है कि वह व्यवस्थापिका को लोकप्रिय प्रथम सदन को भंग करने का परामर्श और आदेश राष्ट्रपति को दे सकती है। अपने इस विशेषाधिकार के बल पर कार्यपालिका सभी उचित अनुचित विषयों पर व्यवस्थापिका का समर्थन प्राप्त करती रहती है। कुछ विद्वानों की यह मान्यता है कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका पर अपनी इस तलवार के बल पर प्रभुत्व रखने की स्थिति में हो गई है। छठा जो कारण है प्रभावहीन होने का, वह है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कार्यपालिका का प्रभुत्व। हमारे जो प्रारंभिक लोक प्रशासन के जनक या पिता वुड्रो विल्सन ने, जब वे राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर थे, वे कार्यपालिका शक्ति के महत्व को बढ़ाने में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की भूमिका को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि ये एक शाश्वत सत्य है कि जो देश विदेश मामलों में उलझता जाता है त्यों कार्यपालिका शक्तिशाली होती जाती है। तो ये विल्सन ने जो 80 साल पहले कहा कि जो देश कार्यपालिका की जो महत्व है इसके कारण भी बढ़ता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कारण कार्यपालिका प्रभुत्व रहता है। तो सातवां है सकारात्मक राज्य का उदय। 20वीं शताब्दी की सरकारें नकारात्मक भूमिकाओं के निष्पादन के स्थान पर सकारात्मक कार्य करने लगी है। समाज का बहुमुखी विकास करना
सरकार का दायित्व हो गया है। अब लोक कल्याणकारी सरकारें जनता को सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराना अपना कर्तव्य समझती है। जनता के कष्टों का तुरंत समाधान हो, उसे हर चीज़ समय पर उपलब्ध हो, ये तत्कालीन उत्तरदायित्व व्यवस्थापिका द्वारा नहीं बल्कि कार्यपालिका द्वारा वहन किया जाता है। सकारात्मक राज्य में जनता हर समय कार्यपालिका की ओर देखती है और हर प्रकार के अभाव अभियोगों का समाधान उसी से चाहती है। तो आठवां जो कारण है, व्यवस्थापिका के कार्य पद्धति का कार्यपालिका द्वारा निर्धारण। व्यवस्थापिका का जो अधिवेशन कब बुलाया जाए, इस बात का निर्धारण कार्यपालिका करती है। इतना ही नहीं कि व्यवस्थापिका की कार्य पद्धति और कार्यसूची के निर्धारण में भी कार्यपालिका एक अहम भूमिका निभाने लगी है। भारतवर्ष में राज्य की व्यवस्थापिकाओं के अधिवेशनों की अवधि लगातार संकुचित होती चली जा रही है, जो व्यवस्थापिका पर कार्यपालिका का प्रभाव का स्पष्ट द्योतक है। नौवां है प्रशासकीय न्याय प्रणाली। वर्तमान युग में कार्यपालिका ने न केवल प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण विधि निर्माण के क्षेत्र में शक्तिशाली होती जा रही है, अपितु प्रशासकीय न्यायाधिकरण की व्यवस्था की कार्यपालिका को न्यायिक क्षेत्र में भी प्रवेश दिला दिया है। देखिए, प्रशासकीय न्याय प्रणाली यह है कि कुछ कानून ऐसे होते हैं जो प्रशासनिक ट्रिब्यूनलों के द्वारा कार्य किया जाता है, और जैसे कार्मिकों को सेवा शर्तें हो या हो, जिसके इनके माध्यम से सामान्य न्यायालय कार्य नहीं करते, इनको प्रशासनिक न्यायालय ही सुलझाते हैं। तो इसके माध्यम से प्रशासनिक न्यायालय के माध्यम से भी कार्यपालिका की शक्ति में वृद्धि हुई है। यहाँ एक मैं उल्लेख करना चाहता हूँ, लॉर्ड हेवर्ट ने अपनी एक पुस्तक लिखी न्यू डिस्पोजम, कार्यपालिका का इस नई निरंकुशता की ओर संकेत किया है। उन्होंने इसका उल्लेख किया कि कार्यपालिका जो ये शक्ति है प्रशासनिक, इसके कारण एक न्यू डिस्पोजियम निरंकुशता को जन्म दिया है। अब 10वां जो है, व्यवस्थापिका के प्रभावशाली सदस्यों को कार्यपालिका में स्थान। सभी संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के बहुमत दल से ही बनाई जाती है। यह सर्वविदित कि प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिमंडल का चयन करते हैं और व्यवस्थापिका के सर्वाधिक प्रभावशाली, योग्य और प्रभावशाली सदस्यों को कार्यपालिका में शामिल कर लेते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि व्यवस्थापिका के लगभग सभी नेतृत्व रहित हो जाती है। व्यवस्थापिका के सदस्य हर मामले में निर्णय के लिए कार्यपालिका की ओर देखते हैं। व्यवस्थापिका की इस प्रमुख पॉक्सी स्थिति ने इस अत्यंत महत्वहीन बना दिया है। और लास्ट जो है, जानकारी प्राप्त करने के अधिकार में कटौती। हाल ही में भारत में कार्यपालिका की पहल पर व्यवस्थापिका के सदस्यों के किसी भी राजनीतिक या प्रशासनिक जानकारी प्राप्त करने के अन्य अधिकार से कटौती की गई है। जांच आयोग संशोधन अधिनियमों के माध्यम से कार्यपालिका ने यह अधिकार अपने हाथों में केंद्रित कर लिया है कि वह चाहे तो किसी भी जांच आयोग का प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत करेगी, चाहे तो उसे रोक सकेगी। कार्यपालिका का यह करते संसद सदस्यों के जानकारी प्राप्त करने के मूलभूत अधिकारों में एक निर्णायक सीमा तक कटौती का माना गया है। यह स्थिति व्यवस्थापिका के पतन की पराकाष्ठा मानी जा सकती है। अब एक मूल्यांकन है। व्यवस्थापिका के पतन के उपरोक्त वर्णित कारणों की चर्चा से यह निष्कर्ष निकाला जाना सही नहीं होगा कि व्यवस्थापिकाओं का युग समाप्त हो गया है। व्यवस्थापिकाएं आज भी ऐसा मंच है जहाँ की संप्रभुता औपचारिक रूप से एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यायोजित की जाती है। व्यवस्थापिकाएं आज भी राजनीतिक सामाजिकरण और जन शिक्षा की सशक्त माध्यम है। व्यवस्थापिका सभाएं राष्ट्रीय लोकमत की अभिव्यक्ति करने वाली ऐसी राष्ट्रीय संस्था है जिनका कोई विकल्प नहीं है। व्यवस्थापिका की भूमिका इस बात पर भी निर्भर करती है कि सदन में सत्तारूढ़ दल का स्पष्ट बहुमत है या नहीं। यदि स्पष्ट बहुमत है तो निश्चित रूप से व्यवस्थापिका की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। विश्व के विविध भागों और विशेषतः भारत जैसे देश में व्यवस्थापिका की विमर्शकारी भूमिका में आ रही गिरावट पर्याप्त चिंता का विषय है, किंतु व्यवस्थापिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का अधिकार आज भी बहुत महत्वपूर्ण और सार्थक है। अंत में यही कहा जा सकता है कि आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में व्यवस्थापिकाएं एकता का केंद्र, राष्ट्र का प्रतीक, शिकायतों का प्रस्तुत करने
और उनके निराकरण का मंच और सारे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने रखने का एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती है। धन्यवाद। जय हिंद।